पहले पर्ची लेके घूमते थे, लालू चोर है, मुलायम सिंह चोर है, हेमंत सोरेन चोर है, शिबू सोरेन चोर है, मायावती जी भ्रष्ट हैं। आपने जब जेल गए तो इस देश के 90% जेलों में झूठे खीरा चोरी के आरोप में SC ST OBC के लोग जेल में बंद है और हीरा चोरी करके लोग मजे कर रहा है। मनुवाद में यहां तक चर्चा है कि घर किसका कितना बनाना चाहिए। सबसे ज्यादा अच्छी पत्रकारिता वहां होती है जहां पत्रकारों की हत्या होती है। पाकिस्तान में देखिए, भारत तो पत्रकारों के लिए ऐशगाह रहा है। भारत में पत्रकारिता एक अभेद किला है जातिवाद का, मनुवाद का। तो मीडिया में जातिवाद सबसे ज्यादा है। तो जो लोग जाति बनाई, जो जाति के लाभार्थी हैं, वो जातिवाद के खिलाफ तो बात करेंगे नहीं। जब भी आप जातिवार जनगणना, दलितों, पिछड़ों, बहुजनों की बात करें या सामाजिक न्याय की बात करें और पत्रकारिता में इसकी बात करें, जब सामाजिक सरोकार में पत्रकारिता की बात करें, तो सबसे पहला और जरूरी नाम, वो भी तब जब डिजिटल मीडिया का दौर है और करोड़ों करोड़ों व्यूज हैं और ढेर सारा इंटरनेट ने लोगों के लिए रास्ता खोल दिया है, पैसे भी दे रहा है, वो भी उस दौर में जब पत्रकारिता करना और बोलना कठिन होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि अंग्रेजों के दौर में बड़ा खराब शासन था, पर जैसे जैसे आप बहुजनों की राजनीति और उनके विकास को समझेंगे, आप पाएंगे कि अंग्रेजों के दौर में बोलना और बतियाना आसान था, तब लिखना आसान था। जो लोग उस वक्त लिख पढ़ रहे थे उनसे भी कम आप बोलिए तो आपके साथ और मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। उस दौर में जब आप कोई आवाज तलाशने निकलेंगे तो सबसे पहली आवाज जो सबको हिम्मत देती है वो शंभू कुमार सिंह जी की है। किसी पहचान के मोहताज नहीं है और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में इनके जर्नलिज्म का कोई सानी नहीं है। सर, ज़्यादा पॉलिटिकल या समाज के बारे में सवाल पूछने से ज़्यादा जरूरी है कि पत्रकारिता पे मैं आपसे थोड़ी बात कर लूँ। आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी? बहुत सारे लोग हैं, दीपक चौरसिया बहुत सारा नाम कमा रहे हैं, अंजना ओम कश्यप बहुत सारा पैसा और नाम कमा रही हैं। आपको क्या ज़रूरत थी ये फकीरी चुनने की? या आप भी झोला उठा के चल देते? बहुत सारे फकीर देश में और अच्छा अच्छा काम करते हैं। आपको कहाँ से लगा कि नहीं, हमको यही लड़ाई लड़नी है? आपको क्यों लगा कि हम अपने पुरखों की लड़ाई यहाँ इतने आगे आने के बाद, जहाँ से आप अच्छे पैसे कमा सकते थे, आपने ये लड़ाई क्यों चुनी? देखिए, अगर आप टीचर हैं तो आप पढ़ाएंगे ना ईमानदारी से, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। अगर आप फौज में हैं तो आप देश के लिए लड़ेंगे, मैक्सिमम सेक्रीफाइस है। मैं फौज की नौकरी को सैल्यूट करता हूँ। फौज की नौकरी सिर्फ रोजी रोटी का जरिया नहीं है, वो एक मैक्सिमम सेक्रीफाइस है। बाय चॉइस लोग सेना में जाते हैं। तो मैं पत्रकार था, टेलीविजन में पत्रकारिता कर रहा था। मैं किसी जाति या धर्म के पक्ष में नहीं हूँ, मैं तो जातिवाद के खिलाफ हूँ। खबर का मतलब क्या होता है? पीड़ित के साथ खड़ा होना, सच कहना। इस देश की समस्या ही जाति है, जातिवाद है। इस देश में शादी ब्याह, उठना बैठना, नौकरी, रहना, खाना सब जाति देख के तय होता है। और इस देश में जो लोग जाति के लाभार्थी हैं वो इस बीमारी पर चर्चा नहीं चाहते हैं। तो मैं कुछ और नहीं कर रहा हूं, मैं सचमुच पत्रकारिता कर रहा हूं। और पत्रकारिता का मतलब है कि जो शोषित, वंचित, पीड़ित है, मान लीजिए किसी ने कहा, किसी पार्टी ने कहा कि बारिश हो रही है और किसी पार्टी ने कहा कि नहीं हो रही है बारिश, तो पत्रकार का काम है कि वहां जाए और बताए कि कोई झूठ बोल रहा है। तो मैंने वही जिम्मा लिया है। मैं लोग, चूंकि जो जातिवादी लोग हैं, जैसे बाबा साहब दलित नेता हो गए, मायावती जी दलित नेता हो गई, अखिलेश यादव पिछड़े नेता हो गए, लालू जी पिछड़े नेता हो गए, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन आदिवासी नेता हो गए। मतलब जो शोषित 90% आबादी के समाज से जो लोग निकलेगा, मैं जाति तो मानता नहीं हूँ, जातिवाद तो खत्म हो गया। 1950 में संविधान लागू हो गया। हमारा एक संवैधानिक नाम है, 4000 जातियां थी, उसको OBC का नाम दिया गया। हजारों जातियां थी जिनको SC ST कहा गया, बैकवर्ड कहा गया। तो जो SC ST OBC बैकवर्ड की बात करेगा उसको टैग कर दिया जाता है जाति की से, मतलब उसको जातिवादी घोषित कर दिया जाता है या जाति में दायरे में सिमट दिया जाता है। अब आप समझिए, इस देश में अगर आप हिंदू हैं या सिख हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं या बुद्धिस्ट हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। आपका जो आप किसी धर्म के हो सकते हैं। सिख में भी SC OBC हैं, बौद्ध भी SC ST OBC होते हैं, हिंदू भी SC ST OBC होते हैं। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो संवैधानिक बात कर रहे हैं। ये देश का संविधान एक आइडेंटिटी देता है इस देश के, जो जिनके साथ जाति के आधार पर शोषण हुआ है।
जिनके साथ किसी भी तरह की गैर बराबरी हुई है, उसको ये संविधान आइडेंटिफाई करता है कि ये इनके साथ अनटचेबिलिटी हुआ है, ये शैक्षणिक पिछड़ापन है, सोशली बैकवर्डनेस है। तो SC ST OBC की बात करना जातिवाद नहीं है, जाति की बात करना नहीं है, संविधान की बात करना है। और ये जो जातिवादी मनुवादी मीडिया है वो गलत तरीके से, जो जातिवाद के खिलाफ लड़ रहा है उसी को कहता है ये जातिवादी है। बाबा साहेब जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, उनको कहा ये दलित के नेता हो गए, उनको जाति में सेट कर दिया। तो इससे हम पत्रकारों की जिम्मेदारी कि हम लोग थोड़ा सोचें, और दरअसल हम लोग जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए मैं कोई सोशल जस्टिस की आवाज नहीं हूं, सिर्फ मैं इस देश के संविधान के साथ हूं। इस देश के अगर मैं सेना में होता तो अपने देश के लिए शहीद होने पर मुझे गर्व होता, फक्र होता। अब मैं पत्रकार हूं तो मुझे फक्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, और मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो भी पीड़ित होगा जाति के नाम पर, लिंग के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, उसकी बात करना चाहिए। अब मैं डॉक्टर बनता तो डॉक्टर पैसा भी लेता होगा, लेकिन उसकी नैतिक जिम्मेदारी क्या है कि मरीज ठीक हो, इलाज करना। हाँ, तो मैं बाई चॉइस पत्रकार बनाऊं तो मेरा काम है खबर दिखाना, सही बात बताना लोगों को, बस मैं उतना ही कर रहा हूं। नहीं, पत्रकार तो बहुत सारे हैं। मैं भी पत्रकार बना था एक बार, जब डिग्री ली, पढ़ाई शुरू की, तो मैं भी यही कहता था कि भाई पत्रकार हो गए, पहला प्रेस कार्ड बना तो हम पत्रकार हो गए। पत्रकार बन जाना और आप जहां पहुंच गए वहां पहुंच जाने में बड़ा अंतर है। भारत में पत्रकारिता एक अभेद किला है जातिवाद का, मनुवाद का। पत्रकारिता, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी SC ST OBC के लोग जज बनने लगे हैं। पत्रकारिता एक ऐसा प्रोफेशन है जहां इस देश के 90% जो आबादी है जिसका नाम SC ST OBC है, उनके लोग वहां नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि पत्रकारिता के दम पर ही पूरा सिस्टम चल रहा है, राजनीति चल रही है। अब जिसकी राजनीति होगी उसी का बिजनेस होगा, उसका कंस्ट्रक्शन होगा, उसी की ठेकेदारी होगी। तो मीडिया में जातिवाद सबसे ज्यादा है। तो जो लोग जाति बनाए, जो जाति के लाभार्थी हैं, वो जातिवाद के खिलाफ तो बात करेंगे नहीं। तो पत्रकारिता में जातिवाद सबसे ज्यादा है, इसीलिए हम उसके खिलाफ बोलते हैं। और उसमें जब तक इस देश में, एक बात तो गांठ बांध लीजिए, जब तक संविधान को पूरी तरह से लागू नहीं किया जाएगा, ये मुल्क और मजबूत नहीं बनेगा, विश्वगुरु नहीं बनेगा। संविधान पूरी तरीके से लागू नहीं, उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। संविधान में जो डाइवर्सिटी है, इस देश के 90% आबादी को जब तक संविधान के हिसाब से मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा, कंस्ट्रक्शन, ठेकेदारी, शहर, जमीन, सब जगह, जब आप 10 भाई हैं और एक भाई कमा रहे हैं और 9 भाई को आपने बेरोजगार कर रखा है, वो बेरोजगार है नहीं, कर रखा है, उनको पढ़ने लिखने नहीं दिए, तो आपका परिवार मजबूत होगा। इस देश का 90% आबादी जब तक उसको सब जगह बराबर का मौका नहीं मिलेगा, तब तक कैसे देश मजबूत होगा, बताइए आप। तो अभी कहाँ होता है सब? मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, एक ओपिनियन है, और एक लार्ज स्केल पे ये ओपिनियन बनाया जाता है कि ये खत्म हो चुका है। मतलब हो सकता है ये बात हम और आप समझते हैं। जाति जनगणना हो जाए, पता चल जाएगा ना किसके पास जमीनें हैं, कितने डॉक्टर है, कितने इंजीनियर है, कितने नौकरी पेशा है, कितने कौन विदेश रहता है। जाति जनगणना हो जाए, दूध का दूध पानी। बिहार में जाति जनगणना हुआ 1932 के बाद पहली बार, पता चल गया 90 लोग के थाली में 10 रोटी है और 10 लोग की थाली में 90 रोटी है। जनरल कैटेगरी के जो 10% लोग हैं उनकी थाली में 90 रोटी है और 90 लोग के पास 10 रोटी है। अब बताइए कौन भूखा है और कौन ओवरवेट है? जो आर्थिक रूप से कमजोर है, AWS वाले। नहीं, भूखे तो वही हैं वो फिर आप अलग चलेगा। देखिए, वो तो रिजर्वेशन का मसला है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन का मसला है। रिजर्वेशन एक गरीबी हटाओ उन्मूलन कार्यक्रम नहीं, वो डाइवर्सिटी, भागीदारी का सवाल है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर जो आरक्षण है वो तो असंवैधानिक है। आरक्षण आया था जातिवाद खत्म करने के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए। पर आपको क्या लगता है ये आरक्षण पे आपका अगर आर्थिक आधार पे भी आरक्षण मिलेगा तो वो भी SC ST OBC क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा गरीब वहीं है। अच्छा बताइए, पहले डॉक्टर जब जाता है ना हॉस्पिटल में तो वो देखता है सिम्टम्स, मरीज का इलाज करता है। अगर आर्थिक आधार पर भी आरक्षण लागू है तो वो मिलना चाहिए जो SC ST OBC के लोग हैं,
क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गरीब है पहले उसको ना मदद मिलनी चाहिए। पर आजकल लोग कोई भी ओपिनिएट करता है, जैसे शंकराचार्य, जैसे विकास देव विकृति, ऐसे तमाम ऐसे लोग हैं जो लगातार इस बारे में अपने अपने ओपिनियन अपने अपने तरीके से रख देते हैं, कहेंगे कुछ आरक्षण ठीक है, कुछ खराब है। आपके नजरिए से अभी क्या सिचुएशन है? नहीं नहीं, आप मेरी सिचुएशन, बाबा साहेब से बड़ा विजनरी कौन है? और इस देश में स्टेट बैंक नाम सुना है? हाँ बिल्कुल। LIC, हाँ बिल्कुल। कोरोना में सरकारी हॉस्पिटल, हाँ सरकारी थाना, ये सब पर जहाँ 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 डाइवर्सिटी है वहाँ वहाँ हालात बेहतर है। प्रधानमंत्री लोग कहाँ इलाज कराते हैं? एम्स में ना। LIC सबसे बड़ी कंपनी है ना, वहाँ रिजर्वेशन लागू है। स्टेट बैंक सबसे बड़ी बैंकिंग कंपनी है। PSU कंपनियां नवरत्न थी। रिजर्वेशन जो है, डाइवर्सिटी जो है, भागीदारी जो है, वो चीज़ों को मजबूत करता है। ये देश तब तक गुलाम होता था, कभी अंग्रेजों का, कभी मुगलों का, जब तक सबको लड़ने का अधिकार नहीं था। आज सेना में जाति नहीं पूछी जाती है, सब तरह के लोग हैं। आज भारत की तरफ कोई आंख उठा के देख सकता है? बताइए। पर लिखा तो यही जाता है आजकल, असली जाति किसकी है। वो बड़ा बड़ा बढ़िया डिस्कोर्स चलता है आजकल की लड़े वही थे वो क्षत्रिय लोग, ऐसा कहा जाता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। जब देखिए, किसी भारत को अगर मजबूत बनाना है तो कोई एक जात पढ़े, कोई एक जात राज करे, कोई एक जाति के लोग बिजनेस करे, ये संभव नहीं है। और ये ख़त्म हो चुका 1950 के बाद। अब ज़रूरी है कि सबको बराबर का मौका मिले। और जो लोग कह अब बराबर का मौका, मान लिया आपके घर में आपने एक भाई को हाथ पैर तोड़ दिखा है, आपके पिताजी के 2 बच्चे हैं, एक आप हैं और एक आपका भाई है, और आपके पिताजी ने किसी वजह से, या आपने उस भाई का हाथ पैर तोड़ रखा है, तो उसको व्हील चेयर देना आपकी जिम्मेदारी है। जिन लोगों के साथ जाति के नाम पर अत्याचार हुआ है उनको रेस में पहले बराबर तो लाना पड़ेगा ना। तो रिप्रेजेंटेशन का मसला है, भागीदारी का। और अभी भी बिहार जाति जनगणना को मॉडल माने तो 90% लोगों का रिप्रेजेंटेशन अभी नहीं हुआ है, उनका 10% रिप्रेजेंटेशन है। तो क्या लगता है, इस पत्रकारिता से लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा? तो अच्छा बताइए, आप पहले डॉक्टर, आपको बताना पड़ेगा ना कि समस्या क्या है। अगर पत्रकारिता से कुछ नहीं होता है तो काहे 90% मीडिया पर 90% जो पत्रकार है वो सवर्ण समाज के हैं? काहे दिन रात इतना टीवी अखबार चल रहा है? पहले लोगों को जानकारी तो देनी पड़ेगी। डिजिटल मीडिया आने के बाद इतना ट्रांसफॉर्म क्यों हो रहा है? पहले नीट रोज होता था, पता चलता था आपको? पहले रोज़ रोहित वेमुला की हत्या होती थी, पता चलता था? कम्युनिकेशन से ही तो दुनिया जुड़ती है ना। आप कहाँ थे, मैं कहाँ का था, हम लोग कैसे मिले? कम्युनिकेशन की वजह से था। तो कम्युनिकेशन तो किसी भी समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो खास करके जिस तबके की बात, फिर आप कहेंगे कि जाति की बात नहीं है, लेकिन जो सप्रेस्ड क्लास है उससे आने वाले बच्चे आज भी पत्रकारिता में सामाजिक सरोकार की समझ लिए बिना ही चले आते हैं। नहीं, अभी तो पत्रकार ही नहीं बने हैं। देखिए, पहले आने तो दीजिए। कोई माँ के पेट से थोड़ी ना गाना गवैया पैदा हो जाता है या क्रिकेटर पैदा होता है। जिसको जितना ज़्यादा मौका मिलेगा वो उतना बेहतर करेगा। मेरिट कुछ नहीं होता है, सबसे बड़ा होता है मौका। रस्सी पत्थर पर आता जाता है तो घिस जाता है पत्थर। कितना भी भारी रस्सी आप रख दीजिएगा पत्थर पर तो पत्थर घिस जाएगा? नहीं ना घिसेगा, आने जाने से घिसता है। तो किसी भी आदमी को मौका दीजिएगा। यहाँ ये लोग बहुत बेईमान है जो मेरिट की बात करते हैं। प्रैक्टिस में कस स्ट्रांग। हर समाज के लोग को जब बराबर का मौका मिलेगा तो वो बेहतर करेगा। तो ये इन बच्चों को अगर डिजिटल मीडिया पे आना है तो आपका क्या सजेशन है? जैसे हमारे जैसे नवोदित लोग हैं जो 2-3-4 साल जर्नलिज्म में हैं, क्या ये डिजिटल से चांस है अपने लिए? बिल्कुल, खूब पढ़े लिखें और जो भी गलत है उसके खिलाफ। पत्रकारिता क्या, आपको रिपोर्ट करना है। कोई जैसे संविधान हम लोग का एक पैरामीटर है, थर्मामीटर है। जो संवैधानिक दायरे में चीज़ें हो रही है वो सही है, जो नहीं हो रही वो गलत है। बस इतनी पत्रकारिता है। तो भारत का संविधान कहता है कि नौकरी में, वैकेंसी में बेईमानी कर लीजिए। भारत का संविधान कहता है कि इंटरव्यू में बेईमानी कर लीजिए। भारत का संविधान कहता है कि जाति देकर सजा कम दीजिए, जाति देकर सजा ज़्यादा दीजिए। तो ये तो हो रहा है ना। तो इसी के खिलाफ तो आपको, पत्रकार हैं तो आपको बोलना पड़ेगा ना। और फिर जेल जाएंगे?
ऐसा नहीं है। देखिए, पत्रकारिता भारत में और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हुई है। ये सब गलत, अब मैं गलत बात नहीं कहूँगा। अंग्रेजों के समय में जेल जाते थे लोग, कांग्रेस के समय में जेल जाते थे। कांग्रेस ने 60 साल राज किया, उसको तो पत्रकारों से पाला ही नहीं पड़ा। असली पाला तो कई लोग, आप कई बार चीज़ें ना बोलते हैं वो सही नहीं होता है। अंग्रेज सचमुच जेल में डालते थे। कांग्रेस के समय में पत्रकारिता नहीं होती थी, चाटुकारिता होती थी। अब जाकर पत्रकारिता हो रही है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ इतने आर्टिकल लिखे जाते हैं, कोई भी ट्विटर फेसबुक पर आके लिख देता है। क्योंकि कांग्रेस लकी है कि उसके समय में डिजिटल मीडिया नहीं था, तो वो मैनेज करती थी पत्रकारों को। तो मुट्ठी भर पत्रकार थे, मुट्ठी भर ओपिनियन था। आज कहीं भी कोई पत्रकार है, गांव में पेड़ गिरा, पेड़ से फल गिरा, वहीं से ट्वीट कर देता है, फोटो डाल देता है। तो आज पत्रकारिता ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हुई है और आज सभी वर्ग के लोग कुछ ना कुछ पत्रकार हो गए हैं। तो नरेंद्र मोदी को और ज़्यादा जवाब देना पड़ रहा है। जैसे आईपीएल नहीं आता तो पहले तो 11 ही क्रिकेटर, 15 क्रिकेटर ही खेलते थे, उतना ही को जो इंडियन टीम में खेलेगा उसी को ना अच्छा बुरा कहिएगा। तो मौका ही 15 को मिलता था। अब आईपीएल आ गया, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, 12 टीम है, 15 टीम है, 12 में 15 से गुना कर दीजिए। कोई नया टूर्नामेंट आ जाएगा जिसमें और प्लेयर चाहिए। तो जितना बड़ा डाइवर्सिटी जितनी आएगी तब न पता चलेगा कि असली ताकत किस में है। तो आज ज़्यादा अच्छा पत्रकारिता हो रहा है। आज सारे लोग, कोई कहीं से लिख रहा है, पढ़ रहा है, बोल रहा है। लेकिन मतलब जो मैंने जेल जाने के मेरे अपने परिचितों के उदाहरण है। मेरे पास बनारस में नीरज मौर्य अखबार चलाते थे, अचूक संघर्ष। उन्होंने कुछ खबरें भाजपा के खिलाफ लिखी और कुछ पुराना मामला उठाया और वो जेल गए। पता नहीं, मुझे याद नहीं अब छूटे कि नहीं छूटे। कोई ऐसे नहीं, बहुत सारे सरकार उदाहरण के आप असली पत्रकार हैं। अगर आप जेल जा रहे हैं तो आप लड़िए। भारत में अभी संविधान है, जेल जाना आना लगा रहता है। लेकिन अंग्रेज सोचिए, वो तो जेल गए, इसका मतलब वो अच्छा काम कर रहे हैं या लिख रहे हैं। सरकार उनसे डर रही है तब ना जेल भेज रही। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी पत्रकारिता वहाँ होती है जहाँ पत्रकारों की हत्या होती है। पाकिस्तान में देखिए। भारत तो पत्रकारों के लिए ऐशगाह रहा है। ये 10 साल में जब से डिजिटल प्लेटफॉर्म आया है अब चैलेंजेस उत्पन्न हुए हैं। नहीं तो है एक जाति के लोग पत्रकार बने हुए थे, मजे कर रहे थे। तो आपको खतरा नहीं महसूस होता? नीरज मौर्य के बाद किसी दिन समू कुमार सिंह का या विनीत का, किसी का भी नंबर हो सकता है। अरे वो भाई, थे, तो मैंने आपको शुरू में ही कहा मैं सेना में नौकरी करूंगा, युद्ध के समय भाग जाऊंगा। सरकार हमको जेल में डालना चाहेगी तो हम पत्रकारिता छोड़ देंगे। तो हम, इसका मतलब हम गद्दार हैं? अगर हम सेना में रहेंगे तो युद्ध के समय भागेंगे नहीं ना, लड़ेंगे ना। तो अगर आज की सरकार जेल में डालेगी तो पत्रकारिता उसके डर से थोड़ी ना छोड़ दिया जाएगा। आप राजनीति में भी आ गए बिहार में। हाँ, क्या क्या सोचा था आपने? क्यों पॉलिटिक्स में, मतलब इतना अच्छा आप काम कर रहे थे, आपको क्यों लगा कि राजनीति में भी जाना चाहिए? तो ये कहाँ लिखा है कि जो पत्रकारिता करेगा वो राजनीति नहीं कर सकता है? कहीं लिखा है क्या संविधान में? सबको सब जगह कोशिश करनी चाहिए। बहुत सारे नेता पत्रकार राजनीति में आए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, सब सुने पत्रकार थे। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी तो हाँ, हम लोग को नहीं आना चाहिए पत्रकार? बाबा साहेब अखबार चलाते थे। हर वो आदमी पत्रकार है जो संवेदनशील है और जो चीज़ों को देख रहा है, समझ रहा है। आगे भी रहना है राजनीति में। बिल्कुल, राजनीति डेमोक्रेसी है, राजनीति करनी चाहिए। जब तक भारत का हर नागरिक राजनीति, आप वोट गिराते हैं तो क्या है? राजनीति नहीं है? आप राजनीति नहीं करेंगे तो कैसे तय करेंगे किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है? तो जितना ज़्यादा पॉलिटिकल अवेयरनेस आएगा, सोशल अवेयरनेस आएगा, देश उतना मजबूत होगा। जितनी ज़्यादा राजनीति होगी उतना देश मजबूत होगा। ये सब जातिवादी लोगों का परसेप्शन मत बनाइए। वो तो कहता था ज़्यादा पढ़ लिख लोगे तो पागल हो जाओगे। अरे ये नेता बन रहा है। नहीं, परसेप्शन नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ। नहीं, वो लोग कहते थे, पहले कहते थे गांव ग्राम में जो जातिवादी लोग होते थे, कह रहे तुम्हारा बच्चा पढ़ लिख रहा है, पागल हो जाएगा। हाँ, ज्यादा नेता बन रहा है। किसको कहते थे? शोषित वंचित समाज के। किसको कहते हैं? अरे नेता, गांव में कोई होशियार आदमी है, लोगों को न्याय के लिए लड़ा दे, राजनीति कर रहा है, नेता बन रहा है। तो ये सब कहानी उलटी है। ये सब खासकर जो 90% जो इस देश का शोषित वंचित समाज है, जिसको मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, पॉलिटिक्स, धंधा पानी, बिजनेस, खेती बाड़ी से दूर रखा गया, बेहतर जिंदगी से दूर रखा गया, बेहतर घर से। मनुवाद में यहाँ तक चर्चा है कि घर किसका कितना बनाना चाहिए। तो इस देश के जो शोषित वंचित लोग हैं, जिनको दबाया गया है, उनको हर जगह जाके हाथ आजमाना पड़ेगा।
अब आप राजनीति में आ ही गए हैं तो खत्म करते हैं, बस इसके बाद मैं आपको फ्री कर दूंगा। राजनीति में आ ही गए हैं तो ये भी होगा ना कि कुछ विचार होगा, कोई राजनीतिक एजेंडा होगा, और ऑब्वियसली होता है हर व्यक्ति का। तो आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी है इस देश में? जो पार्टी संविधान को 24 कैरेट संविधान को लागू करे, जिसका एजेंडा संविधान हो, वो हमारी फेवरेट पार्टी है। हर वो पार्टी जो संविधानिक, अभी पूरा सारी पार्टियां चिल्ला रही ना संविधान संविधान, तो संविधान लागू हो। वो तो अब राहुल गांधी के भी हाथ में है, अखिलेश यादव के भी हाथ में है, चंद्रशेखर जी के भी हाथ में, जितने नेता सबके हाथ में संविधान तो है। राहुल गांधी के तो सरकार 60 साल रही है, इसका मतलब उन्होंने संविधान लागू नहीं किया था ठीक से, तब ना गड़बड़ हो रही है। 60 साल तक जो आदमी देश चलाए, जिस पार्टी देश चलाए, और अगर उनको लगता है कि संविधान, हम तो वही चाहते हैं हम कि पूरी तरह से संविधान लागू हो, संविधान के हिसाब से देश चले। अच्छा, आपके संविधान मानने या जो लोग संविधान लागू करना चाहते हैं उनका समर्थक होने में और राहुल गांधी के हाथ में संविधान लेने में, दोनों में अंतर क्या है? राहुल गांधी का पॉलिटिकल एजेंडा है। अच्छा, बीएसपी का तो मैनिफेस्टो संविधान है। बीएसपी का मैनिफेस्टो आता है, पहली पॉलिटिकल पार्टी है जो जिसने कहा कि हमारा मैनिफेस्टो ही संविधान है। अगर आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, बीएसपी वो पार्टी है जो बनी, मान्यवर साहब ने स्थापना की, बहन जी ने, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं आएगा, हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो संविधान है। अगर हम सत्ता में आएंगे तो संविधान लागू करेंगे पूरी तरह से। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? पर यहाँ तो एक अलग ही एजेंडा सेट कर दिया गया। पूरे इलेक्शन में ये कहा गया कि जो लोग संविधान विरोधी हैं, जो खत्म करना चाहते हैं संविधान को, बीएसपी उनको सपोर्ट कर रही है। ऐसा पूरा जो एक जहां से आप निकल के आए, पूरी मीडिया ने एक परसेप्शन बनाया, तमाम लोग सोशल मीडिया तो देखिएगा, मीडिया तो अखिलेश यादव के भी खिलाफ है। सपा बसपा आरजेडी जेडीयू, जब कांग्रेस की सरकार थी तो सारे बैकवर्ड दलित नेता चोर थे, मीडिया ही ना कहती थी लालू यादव चोर है, मुलायम सिंह चोर है। अब कह रही है मायावती जी बी टीम है या बीएसपी बी टीम है। कांग्रेस तो क्लोन है। क्लोन जानते हैं क्या होता है? फोटोकॉपी या कह लीजिए एकदम फोटोकॉपी, हाँ, डुप्लीकेट फोटो, हाँ, क्लोन। हाँ, तो बीजेपी कांग्रेस तो एक दूसरे का क्लोन है। आरएसएस के माँ एक बाप है। कौन ऐसा एजेंडा है, पॉलिसीज है जो बीजेपी लागू करी जो कांग्रेस ने लागू नहीं किया? हमें बताइए। ये लोग तो हम जैसे लोग नहीं टीवी पर बोलने वाले, नहीं तो ये कहेंगे बीएसपी को हाँ, बीजेपी के आने से फर्क इतना पड़ा है कि पहले कांग्रेस की सरकार में सिर्फ दलित, पिछड़े, आदिवासी नेताओं पर रेड होता था, वो जेल जाते थे। अभी नरेंद्र मोदी की सरकार में एक आध दो ठाकुर भी जेल गए हैं, एक आध गो वैश्य समाज के लोग भी जेल गए हैं। ये मोदी जी के आने से बदलाव हुआ है। तब उनको संविधान याद आ रहा है। पहले पर्ची लेके घूमते थे, लालू चोर है, मुलायम सिंह चोर है, हेमंत सोरेन चोर है, शिबू सोरेन चोर है, मायावती जी भ्रष्ट हैं। आपने जब जेल गए तो, लेकिन आज भी दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक नेता ही जेल जा रहे हैं। इस देश के 90% जेलों में झूठे खीरा चोरी के आरोप में SC ST OBC के लोग जेल में बंद है, और हीरा चोरी करके लोग मजे कर रहा है। ये सारा कंस्ट्रक्शन का काम किसके पास? सारा ठेकेदार कौन है? सारी जमीनें किसकी है? सारे बैंक करप्ट कौन लोग हैं? कांग्रेस क्या बात करे, हमसे बात करवाइए। आप कह रहे हैं कि वो हाथ में पर्ची लेके चलते थे, लालू यादव चोर हैं, मुलायम सिंह यादव चोर हैं, रामविलास पासवान चोर हैं। उन्हीं के अपने बच्चे आज उसी कांग्रेस के साथ खड़े थे। मतलब आप पॉलिटिकल विरासत समझ लीजिए या खानदान की विरासत संभाल रहे थे, और पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, खास करके उत्तर भारत में बड़ा बढ़िया माहौल बना रखा था उन्होंने कि हम जातिवार जनगणना कराएंगे, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, और उन्हीं के पिता को, उन्हीं के परिवार के लोगों को, उन्हीं के पार्टी के मुखिया को चोर कहा गया। उन्होंने एडजस्ट कैसे कर लिया होगा? चलिए, उनसे ये बात तो उनसे पूछिए। मैं पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी ने पूरे चुनाव में कैंपेन किया कि हम जाति जनगणना कराएंगे। अब पार्लियामेंट में जब लोकसभा स्पीकर का चुनाव लड़ना था तो उनको एक दलित सांसद याद आए, जो सबसे पुराने सांसद हैं, उनके 8 बार के चुने हुए हैं, उनको खड़ा किया है। आज जब लोकसभा स्पीकर जब विपक्ष के नेता बनने की बारी तो खुद बन गए। जब कांग्रेस सबसे बुरे वक्त में थी तो उनको दलित याद आ गए, दलित को अध्यक्ष बना दिया। आज जब कांग्रेस सत्ता में आ रही थी UPA 1 UPA 2 में, तो केसरी जी OBC के नेता अध्यक्ष थे, तो उनका धोती खोल दिया गया कांग्रेस दफ्तर में। मुंह मत खुलवाइए ही सब लोग। आज भी 90%, मैं अभी एक नाम नहीं लूंगा, एक कांग्रेस के नेता अभी मिले तो मुझे बता रहे थे, उन्होंने पूरी लिस्ट एक बना रखी है, उन्होंने मुझसे शेयर भी किया।
बोले कि मेल पे भेज रहा हूँ, जाके ले ले। एक राहुल गांधी को एबीसीडी नहीं पता होगा रिजर्वेशन का और आरक्षण का। उनकी क्या खुद की बात पार्टी में नहीं है रिजर्वेशन। नहीं, अभी उन्होंने सुना है कि लागू किया है। नहीं 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 है, आप उठा के देख लीजिए जितने प्रभारी हैं। नहीं पता। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो उनका अपना पार्टी है, वो तो बैकवर्ड दलित पिछड़े को समझना है। जो मैं कह रहा हूँ अभी भी इस देश में जो बैकवर्ड लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, जो एससी लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, एसटी लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, जो अल्पसंख्यक लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, ईमानदारी से संविधान के पक्ष में वही लोग हैं। जनरल लीडरशिप वाली जो पार्टियां हैं उस पर मुझे भरोसा नहीं है। तो ये हमारे साथ शंभू कुमार सिंह जी थे। होता क्या है, कई बार बहुत सारी चीज़ों की समझ विकसित होने में ठीक ठाक वक्त लगता है। तो थोड़ा सा कई बार बीच में आपको ये लगा हो कि मैं गोदी मीडिया वाले सवाल पूछ रहा था, नहीं, तो वो मेरी मजबूरी थी और इसलिए पूछ रहा था कि इनके जो एग्जैक्ट ओपिनियन है सामने से मिलते हैं, जब वो सुनने में थोड़ा सा अलग मजा आता है और आपको भी शायद आए। और जो भी लोग इस पूरे वर्ग से आते हैं, भले ही ये कहें कि जात की बात नहीं करते हम जाति नहीं, हम वर्ग की बात कर रहे हैं और इस देश के असली मालिकों की बात कर रहे हैं। एक साहब हैं, वो कहते हैं इस देश के महाराजाओं की बात कर रहे हैं। तो इस देश के राजे महाराजाओं से जो लोग निकले हैं, उनके बीच से जो लोग निकले हैं, उनसे इतना ही कहना है कि ऐसे लोगों को देखना, पढ़ना और इनकी चीजों को बारीकी से सुनना सीखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।